नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट देखकर समझ में आता है कि अमेरिका कितना ज्यादा परेशान है ईरान के हमलों से। ट्वीट में उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अगर किसी भी एक जहाज पर हमला किया जाएगा, ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर किसी एक जहाज पर हमला करेगा तो हम पलटकर उसके किसी एक पुल पर हमला करेंगे या एक सिविलियन फैसिलिटी पर हमला करेंगे। मरांडी साहब जो प्रोफेसर हैं और इस समय आप देखेंगे दुनिया भर की मीडिया में सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं ईरान की तरफ से, उन्होंने इसको कोट रिट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि इसका मतलब यह है कि खाड़ी देश जो हैं, गल्फ की जो कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे कुवैत हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे बाकी कंट्रीज हो, उनके लोग जल्दी से अपना देश छोड़कर चले जाएं, क्योंकि अगर ये हमले होंगे तो पलटकर ईरान वैसे ही हमले गल्फ स्टेट्स के अंदर करेगा, उन गल्फ स्टेट्स के अंदर करेगा जो गल्फ स्टेट अमेरिका के साथ हैं और जिन गल्फ स्टेट्स का इस्तेमाल करके अमेरिका ये हमले कर रहा है। लड़ाई को अगर आप देखेंगे तो लड़ाई लगातार जारी है, इधर से भी और उधर से भी लड़ाई पर आऊंगा, कहां कहां कैसे कैसे हमला हुआ, क्या क्या हुआ पिछले 2 दिनों में, वो सब बताऊंगा। लेकिन एक मजेदार खबर हमारे सामने आ रही है। एक रिपोर्ट ये बता रही है कि सीआईए के ठिकानों पर हमला हुआ है। गल्फ कंट्रीज के अंदर जो सीआईए के ठिकाने हैं उनके ऊपर हमला हुआ है और अमेरिका की सीआईए ये जांच कर रही है कि क्या ईरान ने जो इनके ऊपर ड्रोन से हमले किए थे उसके लिए निशाने की जानकारी रशिया ने बताया था, रशिया से टारगेटिंग डेटा मिला था, या फिर रशिया ने हायर क्वालिटी के ड्रोन देकर ईरान की मदद की थी। दरअसल मार्च 2026 में कम से कम 2 सीआईए के ठिकानों पर हमले हुए थे और बताया यह जा रहा है कि इस बार भी कई सीआईए ठिकानों पर हमले हुए हैं। मार्च 2026 में जो हमले हुए थे उसमें सऊदी अरब के रियाद में जो अमेरिका की एम्बेसी है उसके पास जो सीआईए स्टेशन था उस पर हमला हुआ था और ईस्टर्न इराक में एक ठिकाना सीआईए का था, वहां पर भी हमला हुआ था और यह बताया जा रहा है कि उन हमलों में काफी नुकसान अमेरिका का हुआ था। अब अमेरिका और यूरोप की एजेंसियां इसकी छानबीन कर रही थीं और उनको यह मिला है कि शायद रूस ने सीआईए के ठिकानों का पता दिया होगा ईरान को। बाकी इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा वही सवाल जो मेरे रेगुलर दर्शकों को अच्छी तरह से पता है वो मैं दोहरा दूं कि भाई आपको अगर दुनिया भर की मदद मिल रही है, अमेरिका को एक ईरान से लड़ने के लिए पूरे यूरोप की मदद चाहिए, नॉर्थ कोरिया की जगह साउथ कोरिया की मदद चाहिए, जापान की मदद चाहिए, इंडिया की मदद चाहिए और भी जाने किस किस की मदद चाहिए, सारी गल्फ कंट्रीज की मदद चाहिए, इजराइल की मदद चाहिए, मतलब 20-25 देश मिलकर ईरान से अकेले लड़े, ये ट्रंप की तमन्ना थी। तो ईरान के साथ कोई कैसे नहीं खड़ा होगा? अगर 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक आदमी के साथ 20 लोग हैं, तो दूसरे आदमी के भी 2-4 दोस्त तो आ ही जाएंगे उसको बचाने के लिए। तो अगर रशिया और चाइना ने ईरान की मदद की है तो इससे ट्रंप साहब के घुटनों में इतना दर्द क्यों हो रहा है? अब घुटनों का इस्तेमाल मैंने क्यों किया वो आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। दिमाग जहां पर आदमी का होता है वहीं पर आदमी का सरदर्द भी होता है। तो ट्रंप साहब के घुटनों में इतना दर्द क्यों हो रहा है अगर ईरान की मदद रशिया और चाइना कर रहे हैं? देखिए, ये वार मैं शुरू से कवर कर रहा हूं, डे 1 से कवर कर रहा हूं और एक बात मैंने आपसे लगातार शेयर की है और वो ये कि रशिया और चाइना के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर ईरान का वजूद खत्म हो जाए। वजूद खत्म होने का मतलब ये है कि अगर ईरान पर अमेरिका और इजराइल की फैसला कुन जीत हो जाए और उस जीत के बाद ईरान की गद्दी पर कोई ऐसा बैठ जाए जो इजराइल और अमेरिका के लिए काम करे, तो ये चाइना और रशिया के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। रशिया का जो सबसे ज्यादा प्रेजेंस था खाड़ी के अंदर वो सीरिया में था। असद के टाइम में आप जानते हैं कि जो नॉर्दर्न सीरिया था उस पर अच्छा खासा दखल था रशिया का। रशिया का बेस था वहां पे, रशिया की आर्मी थी वहां पे, सब कुछ वहां पर था। असद के जाने के बाद अलशरा जब आया तो पहले तो कोशिश हुई रशिया को पूरी तरह से निकालने की। पूरी तरह से निकालना तो मुमकिन नहीं हुआ, सीरिया में अभी भी रशिया का बेस है, लेकिन वो उतना मजबूत या उतना बड़ा बेस नहीं है जितना पहले हुआ करता था। तो अब रशिया के लिए अगर कोई इलाका है, कोई दोस्त अगर कंट्री है वहां पर, तो वो इकलौती कंट्री है ईरान, क्योंकि बाकी सब पर तो आप जानते हैं अमेरिका का असर है। तो रशिया कभी नहीं चाहेगा कि ईरान के साथ उसका रिश्ता खराब हो।
रशिया और ईरान के बीच जहां बॉर्डर लगता है वो सी का बॉर्डर है, समंदर है रशिया और ईरान के बीच में, और उस समंदर पर रशिया और ईरान का कब्जा है, उस पर अमेरिका नहीं है। अमेरिका उस पर हमला भी नहीं कर सकता है। तो रशिया और ईरान के बीच में जो ट्रेड होता है उसका बड़ा हिस्सा उसी समंदर के थ्रू होता है। अब रशिया क्यों चाहेगा कि एक ऐसा बंदा आकर ईरान में बैठ जाए कि उस समंदर में भी अमेरिका का दखल हो जाए? तो रशिया तो मदद करेगा, और अकेली मदद नहीं है, इकलौती एक तरफा मदद नहीं है ये। रशिया की भी ईरान ने हर तरह से मदद की है, हथियारों से मदद की है, अनाज से मदद की है, तेल से मदद की है, जब जैसी जरूरत पड़ी है ईरान ने मदद की है। अगर 12 रोजा जंग की बात करें तो उस समय तो पुतिन का बयान आया था कि ईरान ने हमसे कहा कि सीधे मदद की जरूरत नहीं है, आर्मी भेजने की जरूरत नहीं है, वरना हम इसके लिए तैयार थे। ये हो गया रशिया का मामला। अब अगर आप चाइना का मामला देखते हैं तो यही कमोबेश चाइना के लिए भी सच है, और एक और बड़ा सच है। चाइना बड़ा मुल्क है और उसको तेल और गैस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और चाइना के तेल और गैस की जरूरत को पूरा करने वालों में ईरान सबसे बड़ा मुल्क है। ईरान सस्ता तेल और गैस मुहैया कराता है चाइना को, और यही वजह है कि जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होती है और बाकी सब जगह तहलका मचना शुरू होता है तो चाइना को दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उसके पास तेल का अच्छा खासा स्टॉक होता है। प्लस चाइना में जो आर्म्स के डेवलपमेंट हुए हैं उसमें भी ईरान का रोल है, ये भी एक तरफा नहीं है। ईरान ने भी मदद की है चाइना की, तो जाहिर है चाइना भी ईरान की मदद करेगा। ईरान का वजूद और ईरान की रिजीम का वजूद चाइना के लिए भी बेहद जरूरी है। तो ये वाला जो ट्रायंगल है चाइना, रशिया और ईरान का, ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर ईरान की मदद चाइना और रशिया कर रहे हैं तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये दोस्ताना रिश्ता निभा रहे हैं। इस बात को बहुत कायदे से समझना चाहिए। और अमेरिका जब अपना सीना पीटता है कि हाय हाय चाइना का मदद करने लगा, रशिया मदद करने लगा, तो हंसना चाहिए सिर्फ कि तुमको तो सारी दुनिया की मदद चाहिए एक ईरान से लड़ने के लिए, और अगर ईरान की मदद चाइना और रशिया कर रहे हैं तो तुम्हें इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। दरअसल हकीकत यह है कि ईरान में पूरी तरह से फंस चुका है ट्रंप। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ट्वीट करता है कि मुल्ला जो वहां के हैं हमसे बात करना चाहते हैं, और ईरान के नेता उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि भैया पता नहीं किसका फोन तुम्हारे पास चला गया, हम तो कभी तुमसे बात करना नहीं चाहते थे, हम तो जंग के लिए तैयार हैं, एक मारोगे तो हम 2 मारेंगे पलट के। अब आप देखिए, अगर पिछले हमले देखें तो ईरान के 4 स्टेट्स में हमला किया है अमेरिका ने। खुजस्तान में, बुशहर में, होर्मुजगान में और ईलाम में, इन 4 जगहों पर मिसाइल से हमले किए गए और हवाई हमले भी हुए, और ज्यादातर अभी मिलिट्री इलाकों को निशाना बनाया गया है। अब उसके तुरंत बाद अगर आप देखेंगे तो IRGC का दावा है कि कुवैत के अंदर जो अली अल सलेम एयरबेस था उसके ऊपर हमला किया गया है, और अमेरिकी सेना का जो आर्म का सारा डिपो था उसको तबाह किया गया है। पैट्रियट मिसाइल जो लगी हुई थी वहां पे एयर डिफेंस सिस्टम, उसको तबाह किया गया है। और MQ-9 का ड्रोन हैंगर था, यानी जहां पर MQ-9 ड्रोन रखे रहते हैं उस इलाके पर बमबारी की गई है, जिसमें कई सारे MQ-9 रीपर ड्रोन भी तबाह हो सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अल अदरी बैरक में जो अमेरिकी सैनिक हैं उनके घरों पर हमला किया गया है, और 2 हेलीकॉप्टर हैंगर पर हमला किया गया है। और IRGC का कहना है कि इसमें कई अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, और साथ में हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन को भी काफी नुकसान हुआ है। तो अमेरिकी सैनिक लगातार मर रहे हैं, अमेरिकी साजो सामान को लगातार नुकसान हो रहा है, लगातार दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। अब खबर ये आ रही है, हालांकि उस खबर से पहले एक और बड़ी खबर है कि हूथियों ने जो कहा था वो करके दिखाना शुरू कर दिया है। हूथियों का कहना है कि रेड सी के अंदर सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला किया गया है। आपको याद होगा मैंने भी बताया था कि मंडे को हूथियों ने यह कहा था, सोमवार को हूथियों ने कहा था कि सऊदी अरबिया की हम समंदर नाकाबंदी कर रहे हैं, यानी समुद्री नाकाबंदी कर रहे हैं, मैरीटाइम नाकाबंदी कर रहे हैं। अपने इलाके से, आसपास से हम सऊदी अरबिया का कोई जहाज जाने नहीं देंगे। कई लोगों को लगा था कि यह जबानी बात होगी, शायद ये आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन हूथियों की जो कार्रवाई है वो ये बता रही है कि एंसेलिया और लायला नाम के 2 जहाज पर बाब अल मंदेब के पास हमला हुआ है, और इसमें बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स और साथ में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। टेलीग्राम पर इन्होंने अपना बयान जारी किया और कहा कि यह हमारा स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, जिसमें सऊदी अरबिया के जहाजों को
बाब अल मंदेब से गुजरने नहीं दिया जाएगा। यानी आप ये समझ लीजिए कि बाब अल मंदेब को बंद करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। इसका अगला स्टेप यही होगा कि बाब अल मंदेब सबके लिए बंद कर दी जाएगी। होर्मुज बंद पड़ा है, बाब अल मंदेब बंद कर दी जाएगी। इसका मतलब कि अरब नेशंस के पास न कहीं से सामान जाएगा न कहीं सामान आ पाएगा। अब कुवैत में अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो कुवैत में बहुत सारे लोग सड़क पर दिखाई दिए। कई लोगों का कहना है कि कुवैत में अमेरिकन बेसिस के खिलाफ ये लोग सड़क पे आए थे। दूसरे लोगों ने कहा कि जरूरी जो सामान होते हैं और दूसरी जरूरियात होती हैं उनके कम होने के वजह से ये लोग नाराज हैं और सड़क पर आए हैं। लेकिन वजह जो भी हो, लोग सड़क पर हैं, ये कुवैत के लिए, कुवैत के जो शाह हैं उनके लिए खतरे की घंटी है। इधर हूथियों का जो हमला है वो लगातार इस तरफ इशारा कर रहा है कि सऊदी अरब अगर इस जंग में शामिल होता है, सऊदी अरब की हूथियों के साथ लड़ाई शुरू होती है, तो एक और फ्रंट शुरू हो जाएगा। और उसके बाद अगर बाब अल मंदेब बंद होता है तो यह समझिए कि अरब कंट्रीज के लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि तेल जरूर वहां से आता है लेकिन बहुत सारी चीजें इंडिया, पाकिस्तान और दूसरी चीजों से सऊदी अरबिया और बाकी जगहों पर पहुंचती हैं। और अगर ना पहुंचे तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि खेती वगैरह बहुत नहीं होती है। यहां तक कि मांस, मीट की जो जरूरत होती है, अरब में जो मीट बनता है, मीट की जो जरूरत होती है, वो भी एशिया से पूरी होती है, इंडिया, पाकिस्तान और इस तरह की कंट्रीज से पूरी होती है। अगर इनके जहाज वहां नहीं पहुंच पाएंगे तो इनके लिए बहुत मुश्किल होगी। और अगर इनके जहाजों को पूरा अरब वर्ल्ड घूमकर सामने से इंटर करना पड़ेगा तो ट्रांसपोर्ट कास्ट बहुत बढ़ जाएगा, जिससे ये चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी। तो बाब अल मंदेब का बंद होना, यह समझिए कि वार के दूसरे लेवल पर चला जाना है। उधर एक खबर और आई कि B-2 बॉम्बर्स भेज रहा है अमेरिका खाड़ी में। B-2 बॉम्बर्स क्या होते हैं? जो हैवी बम्बार्डमेंट करते हैं। जब भारी बम गिराने होते हैं तो B-2 बॉम्बर्स की जरूरत होती है। 12 रोजा जंग के आखिरी दिन जो एटॉमिक सेंटर पर हमला हुआ था, वो हमला B-2 बॉम्बर बम से ही किया गया था। अब B-2 बॉम्बर बम जो जा रहा है, उससे ये उम्मीद बढ़ रही है या ये खदशा बढ़ रहा है कि कुम के पास जो पिक एक्स माउंटेन है, जिसके नीचे बताया जाता है कि एनरिच यूरेनियम रखा हुआ है, उस पर हमला हो सकता है। अब हैवी बॉम्बर्स लेके अमेरिका जा रहा है, ये सारी दुनिया को पता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ईरान को नहीं पता हो। और अगर ईरान को पता होगा तो बहुत मुमकिन है कि पिछली बार की तरह वहां से जो एनरिच यूरेनियम था वो हटा दिया गया हो। दरअसल टाइम्स ऑफ इजराइल, जो इजराइल का अखबार है, उसकी एक खबर आई है और उस खबर में यह बताया गया है कि कुम के पास जो पिकैक्स माउंटेन है, उस पर हमले की प्लानिंग हो रही है। और अमेरिका ने इजराइल को इन्फॉर्म किया है कि अब वार के रुकने का कोई चांस नहीं है, वार और ज्यादा बढ़ेगी। आपको याद दिला दूं कि स्मॉरिच का बयान आया था कि फिलहाल इजराइल इस जंग में जाना नहीं चाहता है। वजह आप बहुत साफ समझते हैं, मतलब अरब कंट्रीज बर्बाद हो रही हैं, ईरान में तबाही हो रही है और अमेरिका के पैसे खर्चा हो रहे हैं इजराइल के लिए। ये सब ठीक है, इजराइल तो यही चाहता है कि अरबिक कंट्री सारी बर्बाद हो जाए ताकि उनके जमीनें वो कब्जा कर सके। लेकिन ट्रंप ने अगर कहा है कि लड़ाई बड़ी होगी तो इसका मतलब यह है कि वो इजराइल से कह रहा है तैयार रहो, तुम भी जंग में शामिल होगे, तुम्हारे घरों पर भी फिर से ड्रोन और मिसाइलें बरसेंगी, तुम्हारी बर्बादी भी होगी। और इसका एक और मानी है कि वॉर फुल स्केल पर चली जाएगी। और अगर ये वॉर फुल स्केल पे जाती है, जिसकी सारी उम्मीदें सामने दिखाई दे रही हैं, क्योंकि समझौते, बातचीत जैसी कोई बात कहीं से सुनाई भी नहीं दे रही है। पाकिस्तान भी खामोश बैठा है, कतर भी खामोश बैठा है। पर्दे के पीछे कुछ चल रहा हो तो कौन जाने, लेकिन फिलहाल पर्दे के पीछे से भी कोई आहट नहीं आ रही है। पर्दा कहीं से जरा सा भी हिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए यही लग रहा है कि ये वार और लंबी खिंचेगी। और वार के लंबे खिंचने का सीधा सा मतलब है कि ये कभी भी एक इंटरनेशनल वार या फिर आप ये कहिए कि एक आलमी जंग, वर्ल्ड वार टाइप की बन सकती है। एग्जैक्ट वैसा ही वर्ल्ड वार नहीं होगा जैसा फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ था, लेकिन उसके करीब मामला पहुंच रहा है। जो मैंने आपको रिपोर्ट दी थी कि CIA के ठिकानों पर हमले के लिए रशिया को जिम्मेदार माना जा रहा है, वो इस बात का भी इशारा माना जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से अमेरिका और ज्यादा ताकत लगाएगा। हो सकता है कुछ यूरोपीय मुल्क जो हैं वो रशिया के ऊपर हमला करें, और रशिया तो इंतजार कर रहा है जिस दिन ये लोग हमला करेंगे रशिया पलट कर सबके ऊपर हमला करेगा।
तो ईरान, रशिया और चाइना एक तरफ, बाकी दुनिया एक तरफ टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन बन सकता है। बाकी दुनिया का मतलब ये नहीं कि अफ्रीका और एशिया के देश इनके साथ खड़े हो जाएंगे। यूरोप के भी कई सारे देश हैं जो अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह के खिलाफ हैं, तो बहुत बुरी अजीब सी कंडीशन होगी। सबसे बड़ी बात जो होगी कि इंटरनेशनल मार्केट का तबाह होना पूरी तरह से तय है। वैसे ही सारी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की हलचल भगदड़ चल रही है। इंडिया में आप देखिए, जंतर मंतर में जो लड़ाई शुरू हुई थी वो पूरे मुल्क में फैल गई है और फैलती ही जा रही है। और भी बहुत जगहों पर बहुत तरह का डिस्टर्बेंस है। नेपाल में जेनजी मूवमेंट हुआ, नए प्रधानमंत्री बने, अब वहां से फिर से एक आंदोलन की खबर आई है उस बालेंदु शाह के खिलाफ। कहीं शांति नहीं है और उसमें अगर ये बढ़ता है तो इसका सीधा मानी ये होगा कि ये लड़ाई बहुत बड़ी होगी। और जहां तक ईरान का मामला है, हम बहुत कायदे से इस बात को जानते हैं कि ईरान पूरी तरह से तैयार है हर हालात का सामना करने के लिए। ट्रंप लड़ाई को एस्केलेशन लैडर पर जितना ऊंचा लेके जाएंगे, ईरान उतना ही ऊंचा जाके हमला करेगा। अगर ईरान के पुल टूटेंगे तो मिडिल ईस्ट में कोई पुल सेफ नहीं होगा। अगर ईरान की ऑयल फैसिलिटीज पर हमला होगा तो मिडिल ईस्ट की कोई ऑयल फैसिलिटी सेफ नहीं होगी। और अगर इजराइल शामिल होता है तो इजरायलियों के छतों पर एक बार फिर से मिसाइलें और ड्रोन बरसेंगे। पिछली बार जब बरसे थे तो क्या हुआ था वो हमने देखा है, उसी का रिपीट टेलीकास्ट आप देखेंगे, लेकिन अब HD पर नहीं, सीधे 4K पर देखेंगे, क्योंकि ये लड़ाई अब और दूसरे लेवल पर जाएगी। जब जब जो जैसे जैसे होगा मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।